आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नॉर्थ वेल्स यूनाइटेड किंगडम से विदुषी काजल शर्मा जी जुड़ गई हैं। विदुषी काजल शर्मा जी कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं, जो नॉर्थ वेल्स यूनाइटेड किंगडम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रचार व प्रसार हेतु एक सच्चे प्रवर्तक के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। संगीत प्रभाकर, नृत्य प्रभाकर एवं नृत्य विशारद की उपाधि प्राप्त करने के बाद मात्र 18 वर्ष की आयु में आपको संगीत नाटक एकेडमी की स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई थी। जर्मनी, ग्रीस, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, जापान, लीबिया, वेनेजुला, थाईलैंड, बल्गेरिया, मलेशिया आदि लगभग 32 देशों में आपने अपनी नृत्य की प्रस्तुतियां देकर कथक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। आप दिल्ली दूरदर्शन की टॉप ग्रेड आर्टिस्ट भी हैं। लगभग 9 वर्षों तक आपने दयालबाग आगरा में नृत्य की शिक्षा प्रदान की। वर्तमान में आप नॉर्थ वेल्स यूनाइटेड किंगडम में शास्त्रीय नृत्य कथक की शिक्षा दे रही हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिसमें कलाश्री अवार्ड, इंटरनेशनल यंग अचीवर्स अवार्ड, आउटस्टैंडिंग वुमेन अचीवर अवार्ड इन मैनचेस्टर, कॉमनवेल्थ इनोवेशन अवार्ड, द ग्रेट इनोवेट अवार्ड आदि सम्मिलित हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आदरणीय काजल शर्मा दीदी को ब्रज रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं विदुषी काजल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। विदुषी काजल शर्मा। नमस्कार। नमस्कार दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप सभी से जोड़ने के लिए, हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए। और यहाँ का गुड मॉर्निंग है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने मेन टॉपिक पे आना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग सब उस विषय पर सुनना पसंद करेंगे। अभी आपने राजेश जी को सुना, रेशमा जी को सुना, और काफी रोचक जानकारियां, बहुत अच्छे इंफॉर्मेशंस उनसे ली संगीत के माध्यम से। तो मैं कथक कलाकार होने के नाते यहाँ पे कुछ प्रदर्शन तो नहीं कर सकती, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज हैं। पैर नहीं उठ सकते तो नाच नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करूंगी कि कुछ एक आध दो रचनाएं, ठुमरी वगैरह आपके सामने मैं थोड़ा उस पे भाव दिखा सकूं, क्योंकि आज का विषय ही हमारा भाव के ऊपर आधारित है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, जो कुलपति जी हैं, उनको अपना धन्यवाद देना चाहूंगी, नमस्कार करना चाहूंगी। श्रीमती कुमकुम स्वरूप जी, गौरवेंद्र स्वरूप जी, डॉक्टर सुनंदा दुबे जी, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और विदुषी सुमित्रा गुहा जी को मैं अपना हार्दिक नमन करती हूँ। संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और इतनी दूर से मुझे नॉर्थ वेल्स इंग्लैंड से आज जुड़ने का मौका दिया। और हिंदी में एक बात करने का आनंद ही अलग होता है, अपनापन महसूस होता है। और इतना सुंदर विषय है कि भाव, एक्सप्रेशंस थ्रू म्यूजिक। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जहां पे भाव नहीं है वहां पे तो रस नहीं है, जहां रस नहीं है वहां पे आनंद नहीं है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में
क्योंकि मैं कथक की एक विद्यार्थी हूँ, कलाकार हूँ, तो मैं कथक के बारे में ही ज्यादा बात करना चाहूंगी। भावों की अभिव्यक्ति के लिए भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में 3 विधाएं जैसे गायन, वादन और नृत्य है, ये पूर्ण रूप से सक्षम है भावों की अभिव्यक्ति के लिए। अभी आपने गायन और वादन के विषय में सुना और उसका आनंद लिया। नृत्य में भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर तरीके से होती है, क्योंकि नृत्य में गायन, वादन और नाट्य, इन सभी का मिश्रण होता है। तो आपको आपकी इंद्रियों को ज्यादा आनंद मिलता है देखना, सुनना, महसूस करना, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है नृत्य के माध्यम से, क्योंकि उसमें तीनों विधाओं का सम्मिश्रण होता है। इस कारण नृत्य में भाव की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली तरीके से होती है। नृत्य में जब नर्तक या नर्तकी किसी भाव को दिखाते हैं, तब उसका प्रभाव दर्शकों पर अधिक सहजता से होता है, क्योंकि नृत्य दृश्य काव्य है। आप उस काव्य को अपने नेत्रों से देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। वो आपके हृदय तक अलग अलग माध्यम से जाता है, कानों से जाता है, आंखों से जाता है, हृदय से जाता है। आप उसका डायमेंशन बहुत यूनिक है। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगी। एक बार मेरा कार्यक्रम था लंदन में, नेहरू सेंटर में। तो हर कार्यक्रम से पहले मैं अपने गुरु पंडित बिरजू महाराज जी को कोशिश करती हूँ कि उनसे मैं बात कर सकूं, उनसे आशीर्वाद ले सकूं। वैसे उनका आशीर्वाद सदैव रहता है, लेकिन मैं उनसे जरूर से जुड़ना चाहती हूँ कॉन्सर्ट से पहले। जब मैं घुंघरू पहनती हूँ तो मैं उनको, अपनी माँ को मैं जरूर फोन करती थी, और अब वो नहीं रही तो मैं हमेशा महाराज जी से बात करती हूँ। तो लंदन में मेरा एक कार्यक्रम था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी परफॉर्म कर रहे थे। तो हम लोग सब म्यूजिशियंस, कलाकार सब लोग बैठे थे। तो मैंने कहा मैं, अब सब लोग शांत हो जाएं, मैं स्पीकर चला रही हूँ, महाराज जी से बात करनी है, महाराज जी से आशीर्वाद मिलेगा। तो महाराज जी को मैंने कॉल किया, और सौभाग्य से एक बार कॉल करते ही महाराज जी ने उठाया और बात की, क्योंकि समय का फर्क होता है हिंदुस्तान से। और उन्होंने हमेशा की तरह आशीर्वाद देते हुए एक ऐसी बात कही जो उससे पहले कई बार सुनी है, लेकिन वो उसका एहसास नहीं हो पाया जिस तरीके से उन्होंने कहा। उन्होंने आशीर्वाद देने के बाद ये कहा, एक सेंटेंस, काजल जम के मजे से नाचना, तुम तो मतलब जो भी उनका प्यार था, उनका एक मेरे पिता स्वरूप हैं वो। तो 6 साल की उम्र से मुझे देखा है, तो जैसे जैसे हमेशा कहते हैं कि अरे तुम तो बड़ा मजे से, और ये वो सब उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा, कितने बजे तेरा कार्यक्रम है? मैंने कहा महाराज जी अभी शुरू हो रहा है। तो ठीक है, 15 मिनट में मैं पूजा पे बैठ रहा हूं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वहां जितने दर्शक हैं उनको आनंद मिले। अब ऐसे तो ये बहुत मतलब साधारण सी बात लगती है कि दर्शकों को आनंद मिलता है, हम कह देते हैं आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है। मैंने उस वाक्य पे सोचा कि मैं ऐसा नृत्य प्रदर्शन करूं कि दर्शकों को आनंद मिले। कलाकार जब मंच पे होता है, दर्शकों के सामने होता है, तो वो उनका एक हिस्सा बन जाता है। मैंने उससे पहले कभी ये नहीं सोचा था कि दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको आनंद मिले, ऐसा नाचना कि दर्शकों को आनंद मिले, मतलब इन्वॉल्व होके नाचना, मतलब भाव के साथ नाचना। केवल ठुमरी, भजन, वंदना, श्लोक, इसमें ही भाव नहीं है। हम कहते हैं ना कि कला पक्ष और भाव पक्ष, 2 पक्ष होते हैं नृत्य के। तो कला पक्ष में अक्सर लोग तकिट तकिट दिन्ना दिन निन्ना धिरकिटदा धुमकिट तकदा
धगत तगड़ तक तक तेरे के तक तक तेरे तक तक आकड़ दे। ये तो रचना है, टेक्निकल है, तकनीक है, इस पे क्या भाव होगा। गद्दिन नग तेरे तक तेरे के तक दिकट दिकट दान दान धाता धा कृधाता धा कृधाता धा धा कृधा तिट दान धा धा कृधा तिट दान दान धा कृधा तिट दान दान धा। अब इस पे क्या भाव होगा। इस पे तो पैर की तैयारी चाहिए, इस पे अंग संचालन चाहिए, गति चाहिए, शार्पनेस चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसमें भाव कहां से होगा। लेकिन महाराज जी हमें हमेशा बताते हैं कि एक थेई ऐसे मारो, एक थेई को ऐसे प्रयोग करो, थेई ऐसे फेंको हाथ कि वो हाथ एक ऐसा लगे कि जैसे फूल की डाली है, जहां पे जा रहा है वहां पे कुछ बन जाए। आप प्रकृति के आसपास हैं, आपको ऐसा लगे कि जैसे थेई किया तो या तो आपको सितारा दिखाई दिया, आंख में चमक, ता थेई ऐसे चमक जाए कि लगे कि कुछ निकल के आई चीज, कुछ क्रिएट हुआ। उस एब्स्ट्रैक्ट को, उस खाली जगह को जगाना अपने अंग प्रदर्शन के माध्यम से, ना सिर्फ गद्दे नगते तक ऐसा लगे कि बैटलफील्ड हो रहा है, एक युद्ध हो रहा है। संगीत है तो वहां पे तो रस होना ही चाहिए। रस तभी होगा जब भाव होगा। तो कला पक्ष में भी भाव है कथक में। और अब जैसे महाराज जी की तो चीजें ही, गिनती को ही उन्होंने इतना मीनिंगफुल बना दिया है। जैसे एक तिहाई है, उसमें लगता है ज्वालामुखी की तरह निकल रही है, वॉल्केनो की तरह निकल रही है। ये सब क्या है, ये भावों की ही अभिव्यक्ति है जो गिनती के माध्यम से उन्होंने बताई। एदो एदो तीन, एदो तीन चार, एदो तीन पांच, एदो तीन पांच छह, एदो तीन पांच सात, एदो तीन पांच सात आठ, सात छह पांच चार तीन दो एक, ना ना दिन दिन ना, तीन तीन तात्र दिन दिन दादा, एदो एदो तीन, एदो तीन चार, एदो तीन पांच, एदो तीन पांच छह। वो बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। एक एदो एदो तीन, एदो तीन चार, ज्वालामुखी का जो लावा है वो बिल्डअप हो रहा है, जो हीट है उसकी बिल्डअप हो रही है। ये उनका एक थॉट है, ये उनका एक विचार है जो वोल्केनो की तरह, भाव की तरह निकल के आता है। एदो एदो तीन, एदो तीन चार, एदो तीन पांच, एदो तीन पांच छह, एदो तीन पांच सात, एदो तीन पांच सात आठ, सात आठ सात छह पांच चार तीन दो एक, कृदिन नाना दिन निन्ना। मतलब ये वोल्केनो में से, ज्वालामुखी में से निकला। एक जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। ये तकनीक, हम कहते हैं कि टेक्निकल है तो बस कमर कसो और लग जाओ, पसीने निकालो, वो सब बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें भी भाव है। हम समतल, एक हमारा मूवमेंट होता है समतल जिसको बोलते हैं। महाराज जी की अंग काव्य जो पुस्तक है उसमें उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य हस्तों का डॉक्यूमेंटेशन किया है। सो तत् तत्, जैसे हम तत् तत् करते हैं, हर कथक नर्तक को, नर्तकी को तत् तत् से बेहतर क्या आता होगा। तत् तत् तो आता ही है, एक बच्चा भी बिगिनर्स क्लास में होता है, उसको तत् तत् तो हमारा अल्फाबेट का ए है, तत् तत्। अब वो समतल उसको बोलते हैं, समतल। सम यानी बराबर, तल हथेली का जब तल को इंगित करती है, समतल। अब उस समतल में इतनी सुंदर चाल है। मे बी संगीता जी, कभी मैं कानपुर आऊंगी, अगली बार जब हिंदुस्तान आऊंगी तो मैं खड़े होके करके बताऊंगी कि उसमें चाल कैसे, और उस चाल को चलने के लिए हम सांस को भरते हैं सिर्फ तत्त की अभिव्यक्ति के लिए। वो तत्त कंधे से और हाथ से तत्त मैकेनिकली नहीं होता है, वो तत् के लिए हमारी प्रिपरेशन होती है। हमने सांस भरी, आंखें नीचे गई, आंख उठी, आई लेवल जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा वहां तक पहुंची, और सीना आगे आया, सांस भरी, और हाथ और चेहरे का कोऑर्डिनेशन, समन्वय, अलाइनमेंट बॉडी का। सो ये गया तत्। अब ये तत् जहां पहुंचा वहां आंख पहुंची, और वापस आते में हमने सांस को छोड़ा और दूसरे तत् की तैयारी की, दूसरा तत् वहां गया। ऐसा नहीं है कि तत्
चेहरा नहीं हुआ, गर्दन नहीं हुई, आंख नहीं हुई, पूरा इन्वॉल्वमेंट तत्। अब यहाँ पे बराबर आई तो आंख नीचे हुई, तत्। छोटी सी चीज है, तत्। समतल का अभिव्यक्ति, इसमें भाव है। इसको हम इस तरह से चलते हैं कि जैसे कोई अल्हड़ नायिका बगीचे में जा रही है, इसी तत्त को अगर कोई वीर पुरुष करेगा तो तत्, उसमें थोड़ी पावर आ गई। आंखों का जो इस्तेमाल है उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। महाराज जी क्लास में ऐसे हंसी मजाक में कहते थे कि आंखों की वोल्टेज बढ़ा दो, तो समझ में आता था कि पावर बढ़ा दो, आंखों की वोल्टेज बढ़ा दो। मतलब ऐसे आलसी आलसी आंखें नहीं जाएंगी। फिर हम जब वीरता के लिए कर रहे हैं तो तत् 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 तत्, एक तत् तत्, दो तत् तत् तत्। उसमें कहते हैं कि सॉफ्ट एंड शार्पनेस, स्त्री पुरुष का जो लास्य और तांडव का उसमें मिश्रण आ जाता है। तत् में है वही तत्, और तत् तत् ऐसा लगता है कि जैसे कोई तलवार लेके अब निकलने लगा युद्ध के लिए। तत् हाथ को ऐसे खींचो जैसे कि म्यान में से तलवार निकाली, उसकी अभिव्यक्ति वीरता से कनेक्टेड है। तो सिर्फ तत्त में ही आपने अंग का संचालन फर्क कर दिया, उसको आपने कोण सूचिता बना दिया, उसको आपने हस्त चक्रा बना दिया। हस्त चक्र यानी सॉफ्ट, कोण सूचिता यानी शार्प, कोण की तरह शार्प। तो दर्शकों पर बहुत आसानी से उसका असर पड़ता है अगर नर्तक या नर्तकी को ये क्लियर होता है कि हम किस रस में प्रवेश कर रहे हैं, किस भाव की हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो भाव का होना सिर्फ काव्य के ऊपर आधारित नहीं है, हमारी अपनी व्यक्तिगत इनपुट जो है उसमें जो हम डालते हैं, साधना जिसको बोलते हैं, करना। एक ही चीज को आप 10 बार करेंगे, उसमें 10 चीजें आपको निकल के आती हैं, दिखाई देती हैं। तो क्योंकि नृत्य दृश्य काव्य है, साथ ही जब उसमें गायन से स्वर और काव्य एवं वादन से लय और ताल का प्रदर्शन होता है, तब दर्शक आत्मविभोर हो जाते हैं। भावों की अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है। मैं ऐसे मानती हूं कि 2 प्रकार से हम भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। पहला, जो रचना होती है हमारी, जो रचना होती है, जैसे काव्य की जो कॉम्पोजिशन है, मूल भाव, उसके अनुरूप अगर जैसे कोई क्रोध का छंद है जिसमें गुस्से की चीज कोई बतानी है, तो उसकी अभिव्यक्ति, मतलब जो भी हमारा मेन स्थायी भाव है उसके अकॉर्डिंगली हम जाते हैं। जैसे खुशी है तो हम खुशी का, प्रसन्नता का भाव कर रहे हैं, दुखी है, करुण रस है तो उसमें हम दुख दिखा रहे हैं, या हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से तो उसमें भक्ति भाव दिखा रहे हैं। तो एक तो उस तरह का भाव होता है, जितना कलाकार जितना अधिक सक्षम होगा, दर्शक उतना ही अधिक आनंद ले पाते हैं। दूसरा, जब हमारा व्यक्तिगत तौर पे जो मूल भाव रहता है हमारे अंदर, स्थायी भाव रहता है, जैसे राजेश जी अभी बता रहे थे कि हम अगर गुस्से का भाव कर रहे हैं और हम गुस्सा नहीं है तो हम उसको नहीं प्रकट कर सकते। यहाँ पे नाट्य का जो है वो एलिमेंट या उसमें संदर्भ आ जाता है कि हम उसको ना होते हुए भी दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी से प्रेम करते हैं तभी हम प्रेम दिखा पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर प्रेम करते हैं और तब प्रेम दिखाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सजीवता ज्यादा आ जाती है। जैसे मेरी शादी से पहले मैं माँ यशोदा का अगर कोई पद करती थी तो उसमें मेरा निजी अनुभव नहीं था, क्योंकि मेरे उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं माँ नहीं बनी थी। लेकिन माँ बनने के बाद
अब मैं अगर यशोदा का भाव करती हूं तो मैं उसको थोड़ा अधिक जी पाऊंगी। तो एक वो व्यक्तिगत हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस और भाव नृत्य में जुड़ता है। तभी कहते हैं ना कि वेस्ट में तो कहते हैं बैलरीनास जो होती हैं वो उनकी उम्र बस 20-25 साल तक की होती है, जब तक वो यंग होती हैं, बिकॉज इट्स मोर लाइक योर बॉडी वर्क, बॉडी का शो है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए 70-80 साल तक नर्तक नर्तकियां, बहुत ऐसे महान महान कलाकार हैं हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी उम्र के, महाराज जी इतने बुजुर्ग हैं। और कहते हैं कि 50 साल के बाद तो हमारी शास्त्रीय संगीत में, नृत्य में असली आनंद की प्राप्ति शुरू होती है, क्योंकि हमारी समझ बढ़ती है, हमारा अपने जीवन का अनुभव बढ़ता जाता है। तो कोई अगर 16 साल की नर्तकी है, वो यशोदा, माँ यशोदा का भाव कर रही है और कान्हा को बोल रही है कि आज मैं नहीं छोड़ूंगी कान्हा तेरे को, और वो ही अगर एक माँ जो कि कलाकार भी है वो करती है, तो उसमें थोड़ी सी सजीवता और उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अनुभव जुड़ जाता है। तो यहां मैं ये कहना चाहती थी कि दो तरीके से हम भाव करते हैं, एक तो काव्य का मूल रूप होता है और एक अपना कलाकार का अपना व्यक्तिगत अनुभव। हम कितनी जल्दी अपने मूड को सॉफ्ट कर पाते हैं। अभी आप बैठे स्क्रीन को देख रहे हैं, अभी आप सब हंसना शुरू कर दें, अभी आप सब दुख में आ जाएं, अभी आप सब आश्चर्यचकित हो जाएं, कितना जल्दी आप उसको, भावों को निकाल सकते हैं अपने अंदर से। ये एक पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव होता है और साधना की चीज है, जो साधे ही सधती है। ये सीखने सिखाने से के साथ साथ अपना करना पड़ता है। जब हम भाव, अभिनय या नाट्य की बात करते हैं तो उस समय एक नर्तकी होने के नाते, एक नृत्य कलाकार होने के नाते, मैं इस बात को जरूर रखना चाहूंगी कि नवरस की बात करना बहुत स्वाभाविक है। नृत्य की बात करें और हम नवरस की बात ना करें तो वो अधूरा है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, जो हमारे समस्त भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य का मूल स्रोत है, 2000 बीसी से 200 बीसी से 200 एडी के बीच में लिखा गया संस्कृत में। उनके अनुसार 8 रस माने गए थे, लेकिन प्रचलन में 9 रस हैं और बाद में 10वां रस वात्सल्य रस करके भी जुड़ा। तो मैं उन रसों के जल्दी जल्दी नाम आपके सामने ला रही हूं, क्योंकि अगर आप में से किसी ने शायद अगर नहीं सुना है तो आपके लिए ये आनंद का विषय रहेगा। श्रृंगार, ये मेन भाव है हमारा। किसी भी भाव को करने के लिए हमारा स्थायी भाव की बहुत जरूरत होती है, यानी जो मूल रूप से सतह में जो भाव होता है। तो सतह वाला भाव श्रृंगार, और उसका जो रस निकलेगा, जो रस की निष्पत्ति होगी, वो है ब्यूटी या लव। हास्य यानी लाफ्टर, हंसना। अब हंसना हमारा स्थायी भाव है, और उसके फिर संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि स्थायी भाव जो मूल रूप से रहता है वो स्थायी भाव होता है। संचारी भाव वो होता है जो आता और जाता रहता है, जिसका आवागमन होता रहता है, संचारी भाव का। जैसे एक भाव के साथ दूसरा भाव आना। मैं आपको अपने बाद में एक जो 2 पीसेस मैंने सोचे हैं उसके जरिए आपको संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव और विभाव सब मैं आपको मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करूंगी। मैं आपसे जस्ट अभी एक सतही तौर पे बात कर रही हूं। स्थायी भाव यानी बेस का भाव, संचारी भाव जो जिसका आवागमन होता रहता है, संचार होता रहता है। अनुभाव, अनुभाव यानी आफ्टर इफेक्ट, जो हमें उसके बाद महसूस होता है। जैसे कहते हैं ना कि
अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, अरे वाह कितने खूबसूरत लग रही हैं आज आप, तो आप थोड़ा शर्मा जाती हैं। पहले आप उसको महसूस करती हैं, फिर आप शर्माती हैं। फिर अगर थोड़ा ज्यादा एक्सक्यूज मी, अगर ज्यादा तारीफ है, आपने वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो आप ब्लश करने लगती हैं, आपके जो है गाल वो लाल होने लगते हैं। ये अनुभव है जो आपको अंदर से महसूस होता है। जैसे सॉरी, और विभाव जो उसका कारण है, कारण क्या है कि आप आज अच्छी लग रही हैं, आपने में भी आज कुछ अच्छा किया है, आपने रियाज ज्यादा किया है इसलिए आप सुंदर लग रही हैं आज, तो वो एक विभाव हो जाता है। जैसे हम दुखी हैं, दुख का भाव दिखाना है, तो हमने कोई ऐसा पीस लिया, जैसे रागों से मूड होता है, रागों का समय होता है, ऐसे हमारी बंदिशों का भी एक मूड होता है क्योंकि उनका टेक्स्ट है, काव्य है। तो हमने ऐसा एक पीस लिया जिसमें करुण रस हमारा आसानी से हम उसको पोर्ट्रे कर पाएंगे। करुण रस को करते हुए ऑब्वियसली हम जब करुण की बात करेंगे तो हम उछलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, उमंग नहीं होगी, हम थोड़ा लो रहेंगे, थोड़ा डाउन रहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सीमित रहेंगे। जब इंसान दुखी होता है तो वो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद करता, अकेले रोना सबको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सिमट जाते हैं जब दुखी होते हैं। दुखी हुए, भवें थोड़ी ऐसी हो गई, आंखें नीचे हो गई, अब आंसू आ गए, तो उनको पहुंचा हमने, तो उसको महसूस किया, अपने दर्द को, अपना दर्द को समेटे हुए। अब ये जो शिकन आ जाती है, और ये जो एक पूरे शरीर में एक दुख की लहर आ जाती है, ये अनुभव हो गया उसका। संचारी भाव ये हुआ कि दुख में कहीं आपको अगर आशा की किरण नजर आए तो कुछ सेकंड के लिए आप खुश हो गए कि शायद वो आ जाए। तुम ना आना था, न आए शब-ए-गम, शब-ए-गम, मौत तक आ गई मुझसे मिलने, लेकिन साथ ही मुड़ के क्या देख लिया कातिल ने। यहां करुण चला गया, यहां उसको आशा लगी कि फिर मुड़ के देखेगा, मुड़ के क्या देख लिया कातिल ने, और मख्तल में लगे गुल खिलने। जब उसको एहसास हुआ कि वो नहीं है, तुम ना आना था, वापस करुण में गए। तो ये जो भावों का संचार होता है, करुण से हम थोड़ा श्रृंगार में गए, श्रृंगार से हम करुण में आए वापस, तो ये भावों का जो आदान प्रदान रहता है, आदान प्रदान नहीं मैं कहूंगी, संचार रहता है, वो संचारी भाव हो जाता है। नृत्य में संचारी भाव के प्रयोग से अनेक भावों की अभिव्यक्ति सक्षम है। जैसे आप गायक हैं तो एक राग में आप दूसरे राग की छाया दिखाते हैं, तो दर्शकों को आनंद आता है। सेम शेड्स के राग, सेम थाट के राग आप अगर गाते हैं, या ताल में आप अगर बजा रहे हैं, तो 3 ताल रखते हुए आपने, जाकिर भाई तो माहिर हैं इसमें, और बहुत नामी तबला वादक हमारे हिंदुस्तान में है। हमारा हिंदुस्तान तो भरा हुआ है इतने महान कलाकारों से। जैसे जाकिर भाई का मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तबले का आते ही नाम उनकी तस्वीर आ जाती है। तो वो कितनी सहजता से जो ताल बेस होती है, उस ताल में अलग तालें दिखा जाते हैं। अब वो लयकारी की बात है, तो आपको ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन तांत्र दिन दिन ना दे ना दे दे ना ते ना दे दे ना दे ना दे ना दे दे ना ते ना दिन दिन दागर तो ना करता है दागर दे ना दिन दिन दा। वो दूसरी ताल के आने से आप एकदम जरा सा आपको वो
जैसे उसका भी आनंद आने लगता है। ठेका बदला, अलग अलग लयकारी से उसकी आड़ करी, उसकी ब्याड़ करी, कुआड़ करी, जो भी जैसे भी आपने बिठाया वो उसका आनंद आने लगता है। तो भाव जब हम करते हैं, भावों की अभिव्यक्ति वो नृत्य में, तो भावों का संचार बहुत आनंद देता है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक पीस करना चाहती हूँ। खंडिता नायिका है हमारे नृत्य में, शास्त्रीय नृत्यों में, खास करके कथक नृत्य में नायिका नायक नायिका भेद का बहुत विस्तार है, और दूसरे नृत्यों में भी है, लेकिन मैं कथक की बात कर रही हूँ। अष्ट नायिकाएं हैं जिनका उम्र के हिसाब से और व्यक्तित्व के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से और उनकी परिस्थिति के हिसाब से उनका इस तरह के कैटेगराइजेशन किया, वर्गीकरण किया हुआ है। तो अष्टनायिका भाव का एक बहुत सुंदर हमारे लिए एक स्रोत होता है। उसमें खंडिता नायिका का एक पीस है, मैं आपके सामने वो रखना चाहूंगी। पहले मैं उसके बोल गा देती हूँ और बाद में फिर गाने की कोशिश कर रही हूँ, गलती हो तो माफ कीजिएगा। काहे को मेरे घर आए हो, प्रीतम तुम रैन सौतन संग, जागे नैना रत्नारे, पैया ना पड़ो ए प्यारे। अब नायिका यहाँ पे बहुत रुष्ट है। नायिका ने बहुत इंतजार किया, वो बहुत सज धज के बैठी कि उसका प्रियतम आएगा, और प्रियतम तो रैन सौतन संग, जागे नैना रत्नारे, वो तो सौतन के पास चला गया और वो आया नहीं। तो नायिका बहुत क्रोधित है, नायिका बहुत निराश है, नायिका बहुत बिखरी हुई है, टूटी हुई है। मतलब उसका जो इमोशंस है वो काफी बिखरे हुए हैं, वो प्रसन्न नहीं है किसी भी तरह से। तो ये श्रृंगार होते हुए भी ये श्रृंगार नहीं है। खंडिता नायिका यहाँ पे, काहे को मेरे घर आए हो, काहे को मेरे घर आए हो, काहे को मेरे घर आए हो, प्रीतम तुम रैन सौतन संग, जागे नैना रत्नारे, पैया ना पड़ो ए प्यारे। काहे को मेरे घर आए हो, काहे को मेरे घर आए हो, काहे को मेरे घर आए हो, प्रीतम तुम रैन सौतन संग, जागे नैना रत्नारे, पैया ना पड़ो ए प्यारे। काहे को मेरे घर आए हो। तो वो कभी क्रोधित होती है, काहे को मेरे घर आए हो। अब वो सज धज के बैठी है और वो सब व्यर्थ गया। सो वो अब गुस्से में कह रही है, काहे को मेरे घर आए हो, काहे को मेरे घर आए हो, काहे को मेरे घर आए हो, प्रीतम तुम रैन सौतन संग, जागे नैना रत्नारे, पैया ना पड़ो ए प्यारे। काहे को मेरे घर आए हो। इस तरह से भावों की अभिव्यक्ति बहनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए। जैसे हम गायन में, वादन में विस्तार करते हैं, स्वरों से खेलते हैं, ऐसे नर्तक या नर्तकी
भावों के साथ आनंद लेता है, और जब तक हम उसमें खुद नहीं डूबते हैं तब तक दर्शक उसका मजा नहीं ले पाते हैं। तो मैं नवरस की बात कर रही थी। श्रृंगार लव, हास्य लाफ्टर, करुण सौरो, वीर हेरोइज्म करेज, भयानक टेरर या फियर, विभत्स डिस्गस्ट, अद्भुत सरप्राइजिंग वंडर, शांत पीस ट्रैंक्विलिटी या कामनेस, और वात्सल्य यानी मां का प्यार, मदरली लव। ये स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, इनके माध्यम से हम दिखाते हैं। जैसे भयानक में आप कोई चीज भयानक देखें तो आप डर गए, एकदम डरने के बाद आप कांपने लगे, ये भी एक भाव का ही प्रकार है। अगर आप मंच पे दिखा रहे हैं कि आपने कोई ऐसी चीज देखी जिससे आप डर गए, किसी का बहुत रुद्र रूप आपने देखा, रौद्र रूप, और वो रूप देख के आप डर गए, तो आप डर के ऐसे ही नहीं रहेंगे, अरे मैं तो डर गया, अरे मैं तो डर गया, ऐसा नहीं होगा। डर जाएंगे तो आप डर के पीछे हो जाएंगे, आपको झटका लगेगा कि वो क्या है, अद्भुत चीज है एकदम। और अगर वो डरावनी है, भयानक है, तो आप घबरा गए, कंधे चढ़ गए, आईब्रोज चढ़ गई, और आप कांपने लगे डर के मारे। कितनी एक कहावत है जो कि सही है, डर के मारे कांप गए। वो कांपना जो है वो अनुभव है, और इस तरह से ये खेलता है भाव, अनुभाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव के बीच में। और नृत्य में संचारी भावों के जरिए हम बहुत सारे अलग अलग शेड्स दिखाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में विशेष रूप से कथक की बात करती हूँ। कथक में भाव प्रदर्शन के अंतर्गत नायिकाओं का, जैसे मैंने बताया, अष्ट नायिकाओं का। अब यहाँ पे जो मैंने दिखाया, काहे को मेरे घर आयो, उसमें वो कभी विनती करती है कि क्यों मेरे घर आयो, अब क्यों आयो मेरे घर, रैन तो सौतन के संग तुमने बिता दी। तुम्हारे आंखें भी जो है वो बता रही हैं कि तुम सौतन के साथ थे, नेत्र तुम्हारे लाल हैं। तो वो कभी क्रोध में आती है, कभी वो उसको इमेजिन करके खींच जाती है, कभी तंज मारती है, उस पे ताना मारती है कि अब क्यों आए हो। मुग्धा और मध्या नायिका, जो कि मैं इन नायिकाओं को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुग्धा और मध्या नायिका को। उसका कारण ये है कि महाराज जी की एक किताब है रस गुंजन, साधना जी आपने शायद देखी होगी, संगीता जी आपने शायद देखी होगी। रस गुंजन में सौभाग्य से मेरी 2 उसमें पिक्चर्स हैं, और दोनों पिक्चर्स वो मुग्धा और मध्या नायिका के लिए इस्तेमाल करी है महाराज जी ने उस किताब में। और वो जब पिक्चर्स ली गई थी, अविनाश पसरीचा जी जो हमारे महान चित्रकार हैं, फोटोग्राफर, उन्होंने ली थी, और उस समय मेरी उम्र वही मध्या और मुग्धा वाली थी। तो मुझे ये 2 नायिकाएं बड़ी प्यारी लगती हैं, क्योंकि मैं उनसे खुद को रिलेट कर पाती हूँ। तो मैं उसकी एक छोटी सी ठुमरी आपको गा के बताऊंगी। मध्या और मुग्धा, ये जैसे हम एज की तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, यौवन से परिपूर्ण है। आप अब इमेजिन करिए कि एक अल्हड़ युवती, वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अल्हड़ है, उसको अपने यौवन का आभास भी नहीं है, और यौवन से परिपूर्ण है, और वो उसके पैर में पायल है, और वो जाती है कृष्णा से मिलने के लिए। एक ताला में बंदिश है, ठुमक ठुमक चली नार, ठुमक ठुमक चली नार, बाजे छनन पगनूपुर, ठुमक ठुमक चली नार, बाजे छनन पगनूपुर, जल जमुना सिर गागर, जल जमुना सिर गागर, डगरो के नटनागर, ठुमक ठुमक
चली नार। तो ये तो खड़े होके करने वाली चीज है। बाजे छनन पगनूपुर, जल जमुना सिर गागर, जल जमुना सिर गागर, डगर रोके नटनागर। अब डगर रोके, तरह तरह से डगर रोकनी है। डगर रोके नटनागर, डगर रोके, डगर रोके, डगर रोके नटनागर, नटनागर। ठुमक ठुमक चली नार। सो ये एक अलग भाव है। ये नायिका का है, मध्य मुग्धा। अल्हड़ है तो इसमें थोड़ा श्रृंगार है, इसमें थोड़ी प्रेम की बात है। अगर ये रात्रि का इसमें कहीं जिक्र होता तो ये अभिसारिका नायिका हो जाती। तो उसके समय से, उसकी परिस्थिति से, उसके भाव से नायिका बदलती है। नायिका के बदलने से वो पूरा भाव बदलता है। किसी का प्रियतम आ रहा है घर तो उसका भाव बदलता है। किसी का प्रियतम घर से जा रहा है तो उसका भाव बदलता है। और उसकी पूरी जो प्रिपरेशन है, विभाव है, जो कॉज है, जो रीजन है उसका, उसके हिसाब से भाव बदलता है। भाव पक्ष की बात हम जब करते हैं तो उसमें अधिकतर लोग सोचते हैं कि जब कथक नर्तक या नर्तकी आ रहा है तो वो श्लोक करेगा तभी भाव होगा, सरगम करेगा या वंदना करेगा, ठुमरी करेगा, भजन करेगा, कवित है। काल में जात रही वृंदावन, सरधर मटकी माखन की, कान्हा आए ग्वाल संग लाए, झपट लपट कर गगरी, तोड़ी छीन झपट मुरी बाह मरोड़ी। या कवित में भाव है, गत भाव में भाव है, ऐसा माना जाता है। इसमें भाव भरा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कला पक्ष में भी भाव है। हम तराना भी नाचते हैं कथक में, तिरवट भी नाचते हैं, सरगम भी नाचते हैं। और ये काफी टेक्निकल चीजें हैं, इसमें तैयारी की जरूरत होती है। लेकिन अगर इसका कोई भाव नहीं है तो मेरे विचार से वो रसविहीन है, सरगम है। जैसे सरगम की बात कर रहे हैं, ग म म ग म ध नि सा ध नि ध म ध म ग म ग सा ग नि सा, ग म ग सा ध नि सा, ग म ग सा। अब ग म ग म ध नि सा, तो मैंने इसमें 2-3 मूवमेंट किए। ग म ग म ध नि सा। अब ये ऊर्ध्व हस्त चक्र है। जैसे मैंने कहा, ऊर्ध्व हस्त चक्र में हम सजाते हैं कि हम फूलों के बीच में हैं, यहां से फूल है, वहां से फूल है। बीच में हमने लिया पुष्पक, पुष्पक तो है ही फूल का भाव। साथ में मैंने लिया आलिंगन। आलिंगन तब करते हैं जब हम किसी को आलिंगन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो है सरगम, लेकिन हमारा ये भाव इसमें ग म ग म ध नि सा ध नि ध म, यहां समतल आ गया। फिर तो ऐसा नहीं है कि अब आजकल सभी कुछ देखने को मिलता है। आजकल एब्स्ट्रैक्ट फ्यूजन को लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जबकि महाराज जी कहते हैं फ्यूजन इज कंफ्यूजन। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानती हूं कि जब हम सीधे तरीके से बात कह सकते हैं तो हम फिर कंफ्यूज क्यों करें दर्शकों को। हमारे पास इतना भरा हुआ, इतनी रिच हमारी परंपरा है, और मतलब उसमें सब कुछ है। जैसे सरगम में मैंने अभी आपको बताया, ये ऊर्ध्व हस्त चक्र, पुष्पक, आलिंगन, समतल, ये हमारे पास जब मौजूद है तो हम इसको फिर क्यों किसी वेस्टर्न स्टाइल में डाल के करें। हम इसको क्यों एब्स्ट्रैक्ट बना दें, जिसमें कि ऐसा भाव है जो हर दर्शक अपने अपने अलग तरीके से समझता है।
एक तो वो है जो कलाकार भाव समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे ये कह रही हूं कि मैंने आलिंगन का भाव किया, यानी कि मैं आलिंगन करना चाहती हूँ, मैं आपको हग करना चाहती हूँ, आलिंगन करना चाहती हूँ, मैं आपको बाहों में लेना चाहती हूँ। एक सिंपल सा भाव है। अब जब मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं उसको कर रही हूं, तो वो तो स्पष्ट है ही। अब मैं उसको आलिंगन को मैं कुछ ऐसे कर दूं कि वो आलिंगन नहीं लग के वो ऐसे लगे कि मैं आपको दूर कर रही हूं, और उसमें मैं बात कर रही हूं आलिंगन की, तो विरोधाभास हो जाता है। तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पे फ्यूजन हो जाता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, अलग विधा है। मैं तो वेस्ट में रहती हूँ, मैं यहाँ बहुत कुछ देखती हूँ और बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन मैं भी डटी हुई हूँ। मेरा भी प्रण है अपने आप से, कमिटमेंट है कि मैंने किसी फ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। महाराज जी कहते थे कि तुम लोग अगर मेरे से 100 में से अगर 100% सीखने की इच्छा रखते हो तो सीखो। तो हम कितना उनसे ले पाए, इतने महान कलाकार हैं, हम कितना ले पाए उनसे। आप, मैं कुछ ज्यादा छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहूंगी, हम अगर 1% भी ले पाए, 1%, 100 में से 1 ले पाए, अब उस 1 को भी हमने डाइल्यूट कर दिया, उस 1 को भी हमने फ्यूजन के हवाले कर दिया, कंफ्यूजन के हवाले कर दिया, और वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आके हमने उसको भी, उसकी भी तिता, मतलब उसकी भी हमने कुर्बानी दे दी। तो जो आने वाली पीढ़ी है वो 1 में से भी क्या बचा कुचा रह जाएगा। 24 कैरेट गोल्ड है, आप उसको कितना कितना उसमें दूसरा धातु मिलाएंगे। तो ये जो हमारे गुरुओं से, हमें विद्वानों से परंपरा मिली है, वो अपने आप में इतनी समृद्ध है और इतनी खूबसूरत है, इतनी सक्षम है कि हम उसको विस्तार करते करते 7 जन्म लग जाएगा हमें। तो ये पहला जन्म है, पहले जन्म की विद्यार्थी हूं मैं, अभी 6 जन्म और सीखना है, तब जाके कहीं कुछ शायद मोक्ष की प्राप्ति हो। महाराज जी का मैं अभी कल ही कुछ एक देख रही थी छोटा क्लिप, उसमें उन्होंने कहा कि मीराबाई और सूरदास जी कृष्ण जी का नाम जपते जपते मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो सूरदास जी ऐसे कोई लेके मतलब वो प्रकांड मतलब क्रियाक्रम करने वाले लोगों में से नहीं थे। वो अपनी रचना के जरिए, मीराबाई अपनी रचना के जरिए, अपनी भक्ति के जरिए, तो एक भक्ति है कथक के लिए। और कथक की भक्ति ये कि कुछ भाव निकल के आए, उसमें कुछ मिठास की बात हो, कुछ भाव की बात हो। भक्ति कर रहे हैं तो दर्शकों को लगे कि हाँ, हम भक्त के रूप में उनके सामने हैं। हम श्रृंगार की बात कर रहे हो तो उनको लगे कि साक्षात प्रेम की दर्शन हो रहे हैं। हास्य की बात करें तो लगे दर्शकों को भी हंसी आए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, अपने भावों से। तो मैं समझती हूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसमें अगेन पुनः मैं कहना चाहूंगी गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों विधाएं अपरंपार हैं, सक्षम है भाव की अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन उसको साधना पड़ता है, उसकी अभिव्यक्ति सहज नहीं हो जाती है, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है, तभी भाव आएगा और तभी दर्शकों को भाव से रस की निष्पत्ति होगी। आप कोई फल लेके आते हैं जिसका जूस बनाना है आपने, और वो फल में से जूस ही नहीं निकलता है, तो वो फल किस काम का है। तो ये कलाएं जो हैं अंतिम रूप से तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हैं, वो साधना का मार्ग है। लेकिन जब हम रहते हैं मनुष्य की हम योनि में हैं, जब हम इस जीवन को जीते हैं, तो वो आनंद देने के लिए होती हैं। हमारी शिक्षा हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। तो एक कलाकार जो है वो समाज में अच्छे भावों को बिखेरता है, और वो संगीत के माध्यम से बहुत
बहुत आसानी से सक्षम है। एक गायक जो अपने गायकी से कहे जाता है, एक वादक जो अपने ताल से लयकारी में कहे जाता है। और किशन महाराज जी का आपने सुना होगा तबला, क्या तबला उनका, पूरा गणेश परन ऐसे नाचता था उनका तबला, साक्षात गणेश जी सामने खड़े हो जाते थे जब वो गणेश परन बजाते थे। तो ऐसे ऐसे कलाकार हमारे हैं। ऐसा ऐसा महाराज जी सिर्फ एक आंख उठा के देखते हैं और पूरी ठुमरी हो जाती है अपने आप में, ऐसा ऐसा भाव तो संगीत के माध्यम से ही सक्षम है। मैं पुनः आप सभी लोगों को इंग्लैंड से अपना बहुत सारा नमस्कार और सप्रेम नए वर्ष का अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ। यहाँ काफी सर्दी है, काफी अंधेरा है इस समय, सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन आपने मेरा सनराइज अच्छा करा दिया क्योंकि आप लोगों ने मुझे हिंदुस्तान से जोड़ा। और संगीता जी, शायद मेरा समय भी हो गया है और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम से मुझे अब दूसरे कार्यक्रम में जाना है, गवर्नर जी के साथ जुड़ना है, आगरा जाना है अब कानपुर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आनंद आया, मुझे आनंद आया। घर में हमारी, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये भाव अभिव्यक्ति के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, हमारे विद्वान कर रहे थे। जैसा हम सभी जानते हैं कि भाव अभिव्यक्ति संगीत व नृत्य के माध्यम से संपूर्ण हो सकती है, चित्त शांत कर सकती है और मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। आज इस महत्वपूर्ण संभाषण में, वेबिनार में, माननीय प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, हमारी मुख्य संरक्षक एवं सचिव वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन फाउंडेशन की श्रीमती, आदरणीय श्रीमती कुमकुम स्वरूप जी, आदरणीय श्री गोविंद स्वरूप जी, और हमारी मुख्य अतिथि पद्मश्री विदुषी सुमित्रा गुहा जी, हमारी कथक गुरु, प्रसिद्ध कथक गुरु विदुषी काजल शर्मा जी, डॉक्टर राजेश केलकर जी, प्रसिद्ध सितार वादक विदुषी रेशमा श्रीवास्तव जी, हमारी स्नेही एवं मार्गदर्शक प्रिंसिपल डॉक्टर सुनंदा दुबे जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रवक्तागण एवं छात्र छात्राएं, डीजी कॉलेज के सभी प्रवक्ता एवं सभी ऑफिस सहयोगियों को, संगीत विभाग के सभी कर्मठ प्रवक्ताओं को, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर गणेश गुप्ता जी, डॉक्टर रुचिमिता पांडे जी, डॉक्टर अलका एवं सहयोगी अवधेश कुमार को मैं डॉक्टर शालिनी वेद त्रिपाठी इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस हमारे कॉलेज में आप पधारे, इस महत्वपूर्ण आपने हमको जो अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे जरूर हम सभी लाभान्वित हुए हैं। एक शेर से मैं इस धन्यवाद ज्ञापन का मैं वो करूंगी कि शुक्रिया आपने देखा है मोहब्बत से हमें, सभी विद्वानों के लिए और सभी बहनों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए, शुक्रिया आपने देखा है मोहब्बत से हमें, सर से उतरेगा यह एहसान बड़ी मुश्किल से। तो आप इसी तरह हमारे बीच आते रहें, आप सभी विद्वान, हमारे संरक्षक, हमारे कुलपति महोदय। मैं आप इस डीजी कॉलेज के संगीत विभाग की ओर से मैं डॉक्टर शालिनी वेद त्रिपाठी आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज हम यहीं पर रुकते हैं, हम समाप्ति की घोषणा नहीं करते हैं, हम फिर मिलेंगे और इसी तरह सुंदर सुंदर बातें और संगीत का रसास्वादन करेंगे। धन्यवाद।
मैं डॉक्टर कि वो समापन करें।